फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल साइंस के पार्ट बायोलॉजी से। ये टॉपिक जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल जो पौधे से रिलेटेड, जैसे मेरे को दे दिया गया पादप के विभिन्न भाग, पौधे के विभिन्न भाग, जैसे इस नाम से एक टॉपिक रीट में भी दिया हुआ है, पौधे के विभिन्न भाग। रीट लेवल 2 के अंदर पौधे के विभिन्न भाग नाम से टॉपिक दिया हुआ है, तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल सा इंट्रोडक्शन पौधे के विभिन्न भागों का, बाह्य आकारकी का जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीट, पटवार, एसएससी, एसआई, कांस्टेबल, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर मिलने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर जो रेगुलर 2 या 3 वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हमारे द्वारा अपलोड होता है वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और अभी रीट की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है हमने। 1 फरवरी से पहला टेस्ट स्टार्ट होगा। तो टेस्ट सीरीज साइंस और मैथ, और एक दिन बाद पहले साइंस का टेस्ट है, फिर एक दिन बाद मैथ का, फिर एक दिन के गैप में साइंस का, फिर एक दिन के गैप में मैथ का। तो इस तरह से साइंस और मैथ दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की जा चुकी है। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर रीट टेस्ट सीरीज के नाम से जो फोल्डर है, वहां आप अपना जो शेड्यूल है टेस्ट का उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की, पौधे के विभिन्न भाग। तो कोई भी जो पादप होता है, पौधा होता है, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। बाह्य आकारकी में उसे 3 भागों में बांटा जाता है। जड़ यानी मूल, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती। तो पौधे के 3 भाग जड़, तना और पत्ती। जड़ यानी मूल, रूट, स्टेम एंड लीफ। जड़, तना व पत्ती। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जड़ भाग को, मूल भाग को, रूट पार्ट को। तो जड़ क्या है? तो मूल जो है, जड़ जो है, इसका जो सामान्य काम है, जड़ का जो सामान्य कार्य माना जाता है, ये जमीन में एक तो पौधे को स्थापित करती है, क्योंकि तना और पत्ती जो होता है जनरली ये वायवीय भाग है, वायु में रहता है, और ये भूमिगत भाग है, जमीन में रहता है। तो इसका पहला कार्य तो यही है कि पौधे को भूमि में स्थापित करना, पौधे को भूमि में स्थापित करना, इसका सब पहला काम यही करती है ये। उसके बाद भूमि में स्थापित करने के बाद ये क्या करती है, उस भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। जल व खनिज लवण का अवशोषण करके संपूर्ण पौधे को प्राप्त करवाती है। ये इसके 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो पौधे को भूमि में स्थापित करना, और फिर भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे को उपलब्ध करवाना। अब जो इसके मूल के सामान्य लक्षण होते हैं, वो लक्षण कौन कौन से हैं देखें। मूल के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रूट। नंबर 1, यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, इसका क्या मतलब है? देखो, ये भूमि हो गई, हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं,
कोई पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है, तो जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर जाती हैं। यानी जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसी दिशा में ये जड़ चल रही है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही जड़ गति करती है, तो उसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोलते हैं। नंबर 2, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब नेगेटिवली फोटोट्रोपिक ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसका क्या मतलब है? देखो, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ऊपर की ओर, यहां सूर्य है, सूर्य का प्रकाश तो ऊपर की ओर है, लेकिन जड़ किधर गति कर रही है? नीचे की ओर, यानी प्रकाश के अपोजिट। प्रकाश तो है ऊपर की ओर, लेकिन जड़ गति कर रही है नीचे की ओर, अपोजिट गति कर रही है, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। नंबर 3, धनात्मक जलानुवर्ती। धनात्मक जलानुवर्ती यानी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक यानी जल की दिशा में गति करती है। जिधर इसको जमीन में जल मिलता है ये उस साइड मूव कर जाती है। क्लियर? तो जल की दिशा में गति करती है ये, इसलिए इसे धनात्मक जलानुवर्ती भी कहते हैं। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी नीचे की ओर गति करती है तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, प्रकाश के बिल्कुल अपोजिट चलती है इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है, और जल की दिशा में चलती है इसलिए धनात्मक जलानुवर्ती है। फिर इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। कुछ जड़ों में पाया जाता है, वो अपवाद हैं, वो बता दूंगा आपको मैं। जैसे सिंघाड़ा है, सिंघाड़े की जड़ में हरित लवक होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। वो अपस्थानिक मूलों के प्रकार है, मूल के प्रकार अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर आपको एक एक बात क्लियर कर दूंगा मैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हरित लवक जो होता है उसमें अनुपस्थित होता है, हरित लवक का अभाव होता है इनके अंदर। और उसके बाद इसमें ना तो पत्ती लगी होती है ना फूल लगे होते हैं, यानी कलिकाएं लगी होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पत्ती व कलिका जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, पत्ती व कलिका अनुपस्थित होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जड़ के बिल्कुल जो शीर्ष है, ये वाला भाग है, इसका सिर है, यहाँ एक रूट कैप लगा होता है, रूट कैप। तो इस पे मूल गोप बोलते हैं हिंदी में, मूल गोप, रूट कैप लगा होता है। कहाँ? रूट के बिल्कुल शीर्ष पर। काम क्या है इसका? जड़ जब आगे की ओर गति करती है जमीन में, तो ये जमीन में गति कर रही है, तो यहाँ इसको घर्षण महसूस होगा, कोई ना कोई कण इससे टकराएंगे। तो ये रूट कैप जो होता है उस घर्षण से इसकी रक्षा करता है, नहीं तो ये जड़ टूट जाती है यहाँ से। इसलिए इसके अगले सिरे पर रूट कैप लगा होता है, मूल गोप लगा होता है, जो क्या करता है? रूट की घर्षण से क्षति को बचाता है, नहीं तो घर्षण से जो रूट होती वो टूट जाती। तो ये जड़ के सामान्य लक्षण हैं। जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है और धनात्मक जलानुवर्ती होती है। तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन सकता है। पहले 3 पॉइंट जो हैं उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। भाई जड़ के बारे में सत्य नहीं है, तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन निकल जाए, इसलिए आपको ये तीनों पॉइंट तो क्लियर हो गए हैं। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी प्रकाश के अपोजिट है, और धनात्मक जलानुवर्ती यानी जल की दिशा में गति करती है। तो ये आगे जड़ के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब आता है टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स, मूलों के प्रकार, जड़ों के प्रकार, मूल के प्रकार। तो मूल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो मुसला मूल और एक अपस्थानिक मूल। एक तो होती है मुसला मूल और एक होती है अपस्थानिक मूल। मुसला मूल को हम लोग टैप रूट बोलते हैं
टैप रूट, और अपस्थानिक मूल को एडवेंटिटस रूट। या एडवेंटिशियस रूट भी बोलते हैं, एडवेंटिटस रूट सही इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, एडवेंटिटस रूट, अपस्थानिक मूल। तो दो प्रकार की मूल होती है, मुसला मूल और अपस्थानिक मूल। मुसला मूल और अपस्थानिक मूल क्या है ये क्लियर करें, यहां से आपके क्वेश्चन निकल सकता है। मुसला मूल, अपस्थानिक मूल। अब अपने बीज, जब ये बीज हो गया मान लो कोई, इसको जब हम बोते हैं तो इसका अंकुरण होता है, बीज का अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद इससे दो संरचनाएं निकलती हैं, एक तो प्रांकुर, एक तो निकलता है प्रांकुर और एक निकलता है मूलांकुर। तो ये दो संरचनाएं इससे निकलती हैं बीज के अंकुरण के बाद। कौन कौन सी? एक तो प्रांकुर, ये प्रांकुर हो गया, और एक मूलांकुर, ये मूलांकुर हो गया। प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर। ये प्रांकुर जो होता है वो प्ररोह में विकसित हो जाता है। प्रांकुर से प्ररोह तना ये बनता, प्रांकुर जो होता है वो आगे चल के प्ररोह में विकसित होता है, और जो मूलांकुर होता है वो आगे चल के जड़ में विकसित होता है। तो मूलांकुर का परिवर्धन जड़ में होता है, प्रांकुर का परिवर्धन प्ररोह में होता है। अब ये जो मूलांकुर है तो ये धीरे धीरे वृद्धि करता करता जड़ बनाता है। वो जो जड़ बनाता है, मूलांकुर से जो जड़ बनती है, मूलांकुर वृद्धि करके जो जड़ बनाता है, वही जड़ मुसला जड़, मुसला मूल के नाम से जानी जाती है। तो ये मूलांकुर की वृद्धि से बनने वाली जड़ है। मूलांकुर वृद्धि करता जाएगा और मूलांकुर से बनने वाली जड़ जो है उसे हम मुसला मूल कहते हैं, मुसला मूल। क्लियर? और जहाँ से जैसे ये मान लो ये मूलांकुर है, ये वृद्धि करता करता ये जड़ बना रहा है, ये मुसला जड़ है। अब इसे प्राथमिक मूल बोला जाता है। मूलांकुर का जो प्रॉपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होती है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल, प्राथमिक मूल से शाखाएं निकलती हैं, वो होती हैं द्वितीयक मूल। ये द्वितीयक मूल है, इसके साइड में ब्रांचेज निकलने लग जाती हैं, ये द्वितीयक मूल है। द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल से फिर आगे ब्रांचेज निकलती हैं, वो होती हैं तृतीयक मूल। तो इस प्रकार मुसला मूल में प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल ये पार्ट होते हैं। तो प्राथमिक मूल क्या है? प्राथमिक मूल जो प्रॉपर मूलांकुर से बनी है वो प्राथमिक मूल है। उसके बाद उसमें ये मुख्य मूल है, इसकी मुसला मूल में जो मुख्य पार्ट है वो प्राथमिक मूल है, और कुछ पार्श्व भाग भी होते हैं, पार्श्व मूल्य भी होती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक व तृतीयक मूल के नाम से जानते हैं। द्वितीयक व तृतीयक मूल। मुसला मूल जो होती है वो सामान्य मूल कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सामान्य मूल कौन सी है, तो सामान्य मूल जो है वो मुसला मूल है। सामान्य मूल यानी जो मूलांकुर से ही विकसित हुई है। तो मुसला मूल में क्या होता है? इसमें मूलांकुर वृद्धि करता है, और मूलांकुर जो होता है वो वृद्धि करके एक प्राथमिक मूल बना देता है। प्राथमिक मूल से कई पार्श्व मूल्य निकलती हैं, जिन्हें क्रमशः द्वितीयक व तृतीयक मूल्य कहा जाता है। और ये सारी मूल्य मिलकर, ये सारी मूल्य जब मिल जाती हैं तो एक मूल तंत्र बनाती हैं। इस मूल तंत्र को हम मुसला मूल तंत्र कहते हैं। तो सारी मूल्य आपस में मिलकर, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल्य आपस में मिलकर जो मूल तंत्र बनाती हैं उसे हम मुसला मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। मुसला मूल तंत्र, ये मुसला मूल तंत्र है। तो मुसला मूल क्लियर? मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल मुसला मूल कहलाती है। द्विबीजपत्री पादपों में मुसला मूल पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में मुसला मूल पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में मुसला मूल पाई जाती है। तो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें मुसला मूल पाई जाती है। अब बात करें अपस्थानिक मूल की। अपस्थानिक मूल में क्या होता है? तो अपने बात की कि ये बीज है, बीज में दो भाग विकसित होते हैं, एक तो प्रांकुर
और एक मूलांकुर। मूलांकुर वृद्धि करके मूसला मूल बनाता है। मूलांकुर से बनने वाली मूल मूसला मूल होती है। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है, ये मूलांकुर जो होता है थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है। मूलांकुर थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है। लेकिन पौधे को विकसित होने के लिए जड़ की आवश्यकता है, क्योंकि जड़ का काम जल का, खनिज लवणों का अवशोषण करना है। अब इनमें मूलांकुर तो नष्ट हो गया, जो मूलांकुर था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन जड़ें तो निकलेंगी। तो इसमें जो जड़ होती है वो मूलांकुर तो इसमें नष्ट हो जाता है, यानी प्राथमिक मूल इसमें नहीं होती। मूलांकुर से बनने वाली मूल प्राथमिक मूल होती है। तो प्राथमिक मूल जो होती है वो इसमें अल्पजीवी होती है, यानी थोड़े समय बाद मूलांकुर जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो फिर जो मूल होती है वो किसी अन्य भाग से निकलती है। मूल जो होती है वो किसी अन्य भाग से निकलती है, जैसे तने से निकल जाए, पत्ती से निकल जाए, तो वहाँ से मूल निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ से तना बन रहा है तो इसके बिल्कुल आधार से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी यहाँ से। तो वो प्राथमिक तो नष्ट हो गया, जो मूलांकुर था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन फिर उसमें किसी अन्य भाग से जड़ें जो हैं वो विकसित होने लग जाती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम लोग अपस्थानिक जड़ या अपस्थानिक मूल के नाम से, एडवेंटिटस रूट के नाम से जानते हैं। तो अपस्थानिक मूल में क्या होता है, मूलांकुर जो होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी प्राथमिक मूल जो होती है वो अल्पजीवी होती है, और फिर किसी अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्ती हो, या कोई अन्य भाग हो, वहाँ से जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये जड़ें जो होती हैं वो लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं। ऐसी जड़ों को हम लोग अपस्थानिक जड़ें या अपस्थानिक मूल के नाम से जानते हैं। और ये जड़ें आपस में मिलकर जो जड़ तंत्र बनाती हैं, मूल तंत्र बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं जखड़ा मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम। जखड़ा मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। यह मूसला मूल तंत्र है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें मिलकर जो मूल तंत्र बना रही हैं। इसमें क्या होता है, मूलांकुर से जो मूलांकुर होता है वो थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है, यानी प्राथमिक मूल जो होती है वो थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है। फिर तने के आधार से, पत्ती से, कहीं से भी जो जड़ें होती है वो निकलने लग जाती है। जो एक जैसी जड़ें होती हैं, वह एक जैसी जड़ें ही होती हैं। ये इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होती है, इसमें ऐसा नहीं होता, सारी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं। और इस प्रकार की जड़ें मिलकर जो जड़ तंत्र बनाती हैं, मूल तंत्र बनाती हैं, उसे जखड़ा मूल तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बीजपत्री पौधों में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं, द्विबीजपत्री में मूसला मूल है और एक बीजपत्री में अपस्थानिक मूल होती है। तो एक बीजपत्री पादपों में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे अपने टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मूसला मूल क्या था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बीज से दो अभिवृद्धियां निकलती हैं, एक परांकुर और दूसरा मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ बनती है, परांकुर से पररो बनता है। अब मूलांकुर वृद्धि करके अगर पूर्णतः जड़ में विकसित हो जाता है तो वो मूसला मूल कहलाती है। और कुछ पौधों में क्या होता है, मूलांकुर नष्ट हो जाता है और मूलांकुर के नष्ट होने के बाद अन्य भागों से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम आगे मूल को, अपस्थानिक मूल, मूसला मूल सब क्लियर करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। अभी जड़ के भाग, जड़ के विभिन्न भाग, रीजन्स ऑफ रूट, जड़ के क्षेत्र या जड़ के विभिन्न भाग। जड़ के क्षेत्र, रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट, जड़ के मुख्य क्षेत्र। तो जड़ के अगर मुख्य क्षेत्रों की बात करें हम, तो जड़ में 5 क्षेत्र, जड़ में 5 क्षेत्र हम लोग बताते हैं। कौन कौन से, देखो, ये जड़ हो गई, तो इस जड़ को टोटल 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। बिल्कुल जो किनारा होता है उस पे रूट कैप लगी होती है, तो इसको बोलते हैं रूट कैप क्षेत्र, मूल गोप क्षेत्र। तो पहला तो यही है, रूट कैप रीजन, मूल गोप क्षेत्र। 5 क्षेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है मूल गोप क्षेत्र, रूट कैप रीजन।
रूट कैप रीजन। इसके बिल्कुल रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल छोटा सा भाग जहां विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, इस पार्ट को यहां से मूलगोप से लेके बिल्कुल छोटा सा पार्ट, इसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें, तो जो बार बार विभाजित होती रहती हैं, इसलिए इसे कोशिका विभाजन क्षेत्र या विभज्योतकी क्षेत्र, कोशिका विभाजन क्षेत्र, मूलगोप के बिल्कुल ऊपर कोशिका विभाजन क्षेत्र, कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र होता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन रीजन आ गया। कोशिका विभाजन क्षेत्र के ऊपर लगभग 7 सेमी तक लंबा, 2 से लेकर 7 सेमी तक लंबा पार्ट जो होता है, यानी ये वाला भाग 2 सेमी से लेके 7 सेमी तक लंबा भाग जो होता है, उसे दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। इलोंगेशन रीजन, दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन रीजन, दीर्घीकरण क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन, दीर्घीकरण क्षेत्र। उसके बाद इससे ऊपर जो होता है, उस भाग में मूल रोम पाए जाते हैं। ये मूल रोम लगे होते हैं इस भाग में, ये मूल रोम है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट में मूल रोम लगे होते हैं। ये मूल रोम यहाँ लगे हुए, रूट हेयर्स यहाँ लगे होते हैं, तो इस भाग को बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। ये रूट हेयर्स जिस पार्ट में होते हैं, मूल रोम जिस भाग में लगे होते हैं, वो होता है परिपक्वन क्षेत्र, रीजन ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वन क्षेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मूल रोम लगे हुए हैं, मूल रोम लगे हुए हैं। अगर पूछ सकता है आपसे, जिस भाग में मूल रोम लगे होते हैं उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उस भाग को परिपक्वन क्षेत्र, रीजन ऑफ मैचुरेशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो ऊपर का भाग है वो स्थायी क्षेत्र होता है, जिसमें से प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, प्राथमिक जड़ है, प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ निकलती है, द्वितीयक से आगे तृतीयक जड़ निकलती है, ये स्थायी क्षेत्र है। इससे आगे द्वितीयक जड़ें यानी पार्श्व जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, ये स्थायी क्षेत्र होता है, स्थायी क्षेत्र। तो इस प्रकार पौधे के अंदर परमानेंट रीजन बोलते हैं इसको, 5 भाग होते हैं, मूलगोप क्षेत्र, कोशिका विभाजन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र और स्थायी क्षेत्र। ये 5 भाग जड़ के अंदर पाए जाते हैं। पहला भाग आता है मूलगोप क्षेत्र, रूट कैप रीजन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जड़ जब जैसे जैसे गहराई में जाती है, वैसे वैसे जो होता है वो घर्षण से बचाने के लिए, घर्षण से बचाने के लिए, ताकि घर्षण से जड़ जो है वो नष्ट ना हो जाए, तो उसके लिए ये क्षेत्र जो होता है वो मूलगोप क्षेत्र, मूल गोप, एक रूट कैप लगी होती है, उसके मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जो आगे की ओर बढ़ते समय इस रूट की रक्षा करती है, ताकि वो रूट जो है वो नष्ट न हो जाए। लेकिन इसके बिल्कुल ऊपर कोशिका विभाजन क्षेत्र पाया जाता है। ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं। कोशिका विभाजन क्षेत्र छोटा सा भाग होता है बिल्कुल, जो ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती है, क्योंकि जब मूल वृद्धि करेगी, आगे बढ़ेगी, तो घर्षण से ये शीर्ष तो इसका बच जाएगा, लेकिन कोशिकाएं जो होंगी वो क्षतिग्रस्त होती रहेंगी। तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा उन कोशिकाओं को वापस बनाता है। बार बार इसमें कोशिका विभाजन पाया जाता है, कोशिका विभाजन के द्वारा फिर ये नई कोशिकाएं बना देता है, जिससे वो रिकवरी कर पाता है उस मूल की। फिर आता है दीर्घीकरण क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये नाम बता रहा है दीर्घीकरण, यानी मूल की लंबाई में वृद्धि करने वाला, मूल की लंबाई में वृद्धि करने वाला। अगर आपसे पूछ लेता है कि मूल की लंबाई जो होती है वो बढ़ती है, वो किस क्षेत्र के कारण बढ़ती है, वो दीर्घीकरण क्षेत्र के कारण बढ़ती है। उसके बाद आता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन, पिलीफेरस रीजन भी इसे बोला जाता है, मूल रोम क्षेत्र भी इसे बोला जाता है, रूट हेयर रीजन भी इसे बोला जाता है, मूल रोम क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र।
इसका काम क्या है, ये जो भाग होता है ये रूट हेयर से ढका रहता है। और रूट हेयर क्या करते हैं, ये जो रूट हेयर होते हैं ये जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल व खनिज लवण का अवशोषण किस भाग के द्वारा किया जाता है? जल व खनिज लवण का अवशोषण किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो परिपक्वन क्षेत्र, रूट हेयर रीजन, मूल रोम क्षेत्र या पेलिफेरस रीजन, इसके द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। और मूल रोम जो होते हैं वो तो नए बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्ट जो होता है ये यही रहता है। मूल रोम नए बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए आ जाते हैं। तो मूल रोम रीजन परिपक्वन क्षेत्र, कार्य जल व खनिज लवण का अवशोषण। उसके बाद आता है परमानेंट रीजन, स्थायी क्षेत्र। तो मूल रोम के जो परिपक्वन क्षेत्र है उसके बिल्कुल ऊपर का भाग, जो सारा भाग होगा ऊपर का, जितना मर्जी बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है ये, क्योंकि जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे शाखित होती रहती है, तो बहुत बड़ा पार्ट होता है ये। तो परिपक्वन क्षेत्र के ऊपर का संपूर्ण भाग जो होता है वो स्थायी क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मूल रोम नहीं पाए जाते, बल्कि पार्श्व जड़ें निकलती हैं। मूल रोम इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते, लेकिन इससे पार्श्व जड़ें, पार्श्व मूल इसमें पाई जाती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक जड़ें या तृतीयक जड़ें कहते हैं। इसमें ये जो होता है ये ना तो जल का अवशोषण करता है, ना ही खनिज लवण का अवशोषण करता है। इसमें अवशोषण की क्षमता नहीं होती स्थायी क्षेत्र में, लेकिन इसका काम क्या है, जो ये भाग जो था, परिपक्वन क्षेत्र जो था, ये जल व खनिज लवण का अवशोषण कर रहा था। ये वाला भाग जल व खनिज लवण का अवशोषण नहीं करता, लेकिन इस परिपक्वन क्षेत्र के द्वारा अवशोषित किए गए जल व खनिज लवण को पौधे के तने व पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी सारे भागों तक पहुंचाता है। जल व खनिज लवण को पौधे, संपूर्ण पौधे तक पहुंचाता है, अर्थात उनके संवहन का कार्य करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए जल व खनिज लवणों के संवहन का कार्य कौन सा भाग करता है, तो वो करता है स्थायी क्षेत्र। जो परिपक्वन क्षेत्र जल व खनिज लवण अवशोषित करता है, उससे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य स्थायी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो ये 5 क्षेत्र जो होते हैं वो जड़ में पाए जाते हैं, जिसमें मूलगोप क्षेत्र जो घर्षण से रक्षा करता है, आगे शीर्ष को टूटने नहीं देता। उसके बाद कोशिका विभाजन क्षेत्र, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, ये क्षेत्र बार बार विभाजित होकर उनकी क्षति पूर्ति करता रहता है। फिर दीर्घीकरण क्षेत्र, जो जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। फिर परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं, जिसका कार्य जल व खनिज लवण का अवशोषण करना है। उसके ऊपर का सारा भाग जो होता है वो स्थायी क्षेत्र कहलाता है, जो जल व खनिज लवणों का अवशोषण तो नहीं करता, लेकिन परिपक्वन क्षेत्र द्वारा अवशोषित किए गए जल व खनिज लवण को आगे पहुंचाता है पौधे के विभिन्न भागों तक। तो स्टूडेंट्स, ये थे जड़ के क्षेत्र, रीजन ऑफ रूट्स या जोन ऑफ रूट्स। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने मुसला मूल तंत्र, जखड़ा मूल तंत्र और जड़ के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा और जड़ के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आगे भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।